નમસ્કાર શીર સંવાદમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું દીક્ષિત સોની। શીર સંવાદમાં આજે આપણે એક એવા વિશેષ વ્યક્તિત્વ સાથે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેમનો રાજનેતા તરીકે જન્મ એક આંદોલનથી થયો। રાજનેતા બન્યા બાદ તેઓ દેશના સૌથી શક્તિશાળી રાજ્યના એક વાર નહીં પરંતુ બબ્બે વાર મુખ્યમંત્રી પણ બન્યા અને હવે ફરી એકવાર તેઓ ગુજરાતમાં પોતાનું નસીબ અજમાવવા માટે मैदाનમાં ઉતર્યા છે। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં તેઓ પોતાનું નસીબ અજમાવવા માટે જઈ રહ્યા છે। जी हाँ, હું વાત કરી રહ્યો છું દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીની, જેઓ આજે આપણી સાથે છે શીર સંવાદમાં। તો શરૂ કરીએ અરવિંદ કેજરીવાલજી સાથે શીર સંવાદ। સૌથી પહેલા આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને ગુજરાતીમાં જ હું આપને કહું તો કેમ છો? मजामा। कारण कि अभी आप गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि गुजराती से ये शुरू करते हैं। तो अरविंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 2014 में भी आपने गुजरात में एक चुनावी जमीन तलाशने की शुरुआत की थी। 2017 में भी कुछ विधायकों भी आपने कुछ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब स्थानिक स्वराज यानी कि निकाय चुनाव में आप अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रहे हैं। क्या वजह रही? निष्क्रिय रहने की क्या वजह रही? नहीं, निष्क्रिय नहीं, हमारी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है। तो दिल्ली में सरकार है, दिल्ली सरकार चलाने में भी हम लोग काफ़ी व्यस्त रहे। और पिछले 6 साल में दिल्ली में हमने जो काम किए हैं वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली, पानी, सड़क, इन सब में जो काम हुए हैं, जो आम आदमी की ज़िंदगी को छूते हैं, उसकी चर्चा पूरे देश में है। तो मैं बस गुजरात से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने आपके कामों के बारे में काफ़ी सुना है और आप तो बिजली फ्री देते हैं, 24 घंटे देते हैं, स्कूल इतने अच्छे कर दिए। उन्होंने हमारे स्कूल देखे, अस्पताल देखे। उन्होंने कहा हमें भी चाहिए कि गुजरात में भी ऐसे होना चाहिए, आप आके गुजरात में चुनाव लड़िए। तो मैंने कहा हमारी तो छोटी सी पार्टी है। तो उन्होंने कहा कि अब गुजरात के अंदर आपके कामों की काफ़ी चर्चा हो रही है और गुजरात के लोग चाहते हैं आप आइए, देखिए, आपको गुजरात में समर्थन मिलेगा। तो फिर हम इस बार कोशिश करेंगे। पिछले 2 चुनाव में भी यानी 2014-2017 की बात करें तो उसमें भी खास समर्थन हासिल नहीं हो पाया था और उसके बाद भी संगठन नहीं बन पाया आम आदमी पार्टी का गुजरात में। तो कैसे इस बार गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करे, क्या कहेंगे? अगर दिल्ली के अंदर जैसे आप दिल्ली आए हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा जाने से पहले दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूल देख के जाइएगा, हमारे सरकारी अस्पताल देख के जाइएगा। और मैं गुजरात की जनता से भी अपील करता हूं कि आपका अगर कभी दिल्ली आना हो तो हमारे स्कूल, अस्पताल ये ज़रूर देखिए। और अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार रहते हैं अगर दिल्ली के अंदर, उनको फ़ोन करके पूछिए कि दिल्ली का काम कैसा है। और आपको देख के ताज्जुब होगा कि ऐसे सरकारी स्कूल हो सकते हैं। प्राइवेट बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल जो हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे सरकारी स्कूल हो गए हैं। इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आए हैं, जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सरकारी अस्पताल जिनका बुरा हाल होता था पहले, आज सरकारी अस्पतालों इतने शानदार हो गए हैं, प्राइवेट अस्पतालों से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अगर आपका 15 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होगा, 20 लाख का भी होगा, तो आपका फ्री में सब कुछ होता है वहाँ पे अस्पताल के अंदर। और बहुत शानदार हो गए हैं अस्पताल। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली मिलती है। ये एक 8वें चमत्कार की तरह है दुनिया का। और दिल्ली में पानी लोगों को फ्री मिलता है। दिल्ली की में हम सभी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं, सारे चारों धाम की, और इधर उधर फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं। दिल्ली में जितनी महिलाएं हैं उनका बस में सफ़र सबका फ्री है। तो इस किस्म का काम जो है वो गुजरात के लोगों को भी अगर चाहिए, और जो मैंने बताया बहुत लोग आए थे वो भी, तो ज़रूर वोट देंगे। अरविंद जी, आपने अभी जो जवाब दिया उसमें करीब 4, 5, 6 बार फ्री शब्द का इस्तेमाल किया। कब तक फ्री दे पाएंगे? एक सरकार के लिए भी एक बड़ी विडंबना होती है और खासतौर पर पूरा तंत्र चलाना होता है, प्रशासन चलाना होता है। तो कब तक इस तरीके से ये फ्री दे दे? मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये तो आप ही का पैसा है। तो पैसा उतना ही है। हमने दिल्ली में नए टैक्स नहीं लगाए, टैक्स उल्टा कम कर दिए। हमने क्या किया? हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया।
तो जो पैसा पहले नेताओं की और अफसरों की जेब में जाता था, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमने एक वजीरपुर के पास एक फ्लाईओवर बनाया। उस फ्लाईओवर की कॉस्ट 325 करोड़ रुपए थी। हमने उसे 200 करोड़ में पूरा कर दिया। 125 करोड़ रुपए एक फ्लाईओवर में बचाए। आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, कभी आपने सुना कि 300 करोड़ का सरकारी फ्लाईओवर 200 करोड़ में पूरा हो गया? 100 करोड़ रुपए तो पहले जेब में जाया करते थे, वो बच गए। नहीं तो 300 करोड़ का फ्लाईओवर बनते बनते 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन होता है, लागत बढ़ती जाती है। 2 साल में बनने वाला फ्लाईओवर 10 साल में बनता है। इस तरह से दिल्ली सरकार में जितने काम हैं, सब कामों में पैसे बचाए, और वो जो पैसा बचा, उस पैसे से आपकी बिजली फ्री कर दी, आपका पानी फ्री कर दिया, आपकी सारी सुविधाएं आपको दे दी। तो इतनी महंगाई के ज़माने में, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, अगर मैंने एक आम आदमी की ज़िंदगी में, उनके परिवार में 10,000 रुपये, 12,000 रुपये महीना हर परिवार के बचा दिए, तो उसको सहूलियत दी है। सब लोग दुआएं देते हैं और उन्हीं की दुआओं से हम जिंदा हैं। ये फ्रीबीज की अगर बात करें तो ये बेसिकली अगर देखने जाएं तो ये भी टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है। दिल्ली में भी विपक्ष आपके ऊपर एक लगातार आरोप भी लगा रही है कि सरकारी खजाना अरविंद जी लुटा रहे हैं। क्या जवाब देंगे उनको? मैं अपनी जेब में नहीं डाल रहा, मैं घर लेके नहीं जा रहा, मैं स्विस बैंक में नहीं डाल रहा, मैं जनता के का पैसा जनता की सुविधाओं पे खर्च कर रहा हूँ। अब जैसे गुजरात में गुजरात के मुख्यमंत्री साहब ने, मैंने अखबार में पढ़ा था, उन्होंने अपने लिए एक हवाई जहाज़, पर्सनल इस्तेमाल के लिए हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने अपने लिए हवाई जहाज़ नहीं खरीदा, मैं अपनी गाड़ी में घूमता हूँ, सही है। मैंने उस पैसे से 150 करोड़ रुपए में दिल्ली की सारी महिलाओं का सफ़र फ्री कर दिया बस में। अब कोई भी हमारी दिल्ली की महिला किसी भी बस में चढ़ के कहीं भी जा सकती है, फ्री है। तो जिस पैसे में उन्होंने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदा, उस पैसे में मैंने दिल्ली की महिलाओं का सफ़र फ्री कर दिया। यहाँ से आता है फ्री का पैसा, सादगी जीवन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुजरात में निकाय चुनाव में भी आपकी सीटें आती है या आप सत्ता में आते हैं तो इसी तरह का फ्री, साफ सुथरा शासन होगा, अच्छा शासन होगा। जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, वैसे ही वहाँ भी अच्छा शासन देंगे। अरविंद जी, दूसरा एक अहम सवाल ये भी है कि आपकी बातें और आपका दिल्ली मॉडल तो वाकई सब लोग चर्चा में है ही आजकल, बट गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में हमने अब तक देखा है कि तीसरा मोर्चा कभी सफल नहीं हुआ। केशुभाई पटेल, दूसरा मोर्चा, पहले तो एक ही मोर्चा था, कांग्रेस और भाजपा तो एक ही मोर्चा है। कांग्रेस तो बीजेपी की जेब में है वहाँ पे गुजरात में। या तो कांग्रेसियों को डरा देती है बीजेपी, और या उनको लालच दे देती है। कांग्रेसी अगर जीत भी जाए गलती से, तो वो खरीद के इधर आ जाते हैं, या भी कांग्रेस कहती है लो कुछ कमी पड़ी है तो हम पूरी कर देते हैं। तो आम आदमी पार्टी विपक्ष बनना चाहती है, विपक्ष का स्थान लेना चाहती है गुजरात में। आम आदमी पार्टी दूसरी धुरी बनेगी। आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव एजेंडा लेके जा रही है। स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, जनता का प्रशासन। आपको कैसे वोट देंगे? क्योंकि देखिए, आपका दिल्ली मॉडल के आधार पर गुजरात में आपको कैसे वोट मिल पाएंगे? क्योंकि गुजरात में जब भी कोई कैलेमिटी आई या गुजरात में किसी भी तरह का इश्यू, जो इश्यू बेस्ड जो राजनीति होती है, वहां तो आम आदमी पार्टी कहीं नहीं नजर आती है। पिछले कुछ दिनों में प्रचार के दौरान भरपूर समर्थन मिला, जनता का प्यार मिला, विश्वास मिला। मनीष सिसोदिया जी गए, आतिशी जी गई, संजय सिंह जी गए, तो लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और जो अब निकाय चुनाव होंगे, इसमें कुछ सीटों पे जीतेंगे भी, कुछ सीटों पे हारेंगे भी, स्वाभाविक है। लेकिन आम आदमी पार्टी का संगठनात्मक विस्तार इस चुनाव के ज़रिए होगा, क्योंकि हर गांव में हम चुनाव लड़ेंगे, और मोहल्ले में लड़ेंगे, शहर में लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि संगठन पूरा तैयार आम आदमी पार्टी। तो ये दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल की लड़ाई होने जा रही है। कोई लड़ाई नहीं है, अपना ही देश है। हाँ, गुजरात मॉडल से हमें भी सीखना है, जो भी उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको दिल्ली में लागू करेंगे। दिल्ली मॉडल में जो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको गुजरात में भी लागू होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए, हर जगह लागू होना चाहिए। सब एक दूसरे से सीख के देश को आगे बढ़ाना है। गुजरात में लगातार बीजेपी का दबदबा रहा है। आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री भी गुजरात से हैं, गृह मंत्री भी गुजरात से हैं।
क्या मानते हैं बीजेपी की सफलता का राज गुजरात में क्या है? कोई और पर्याय नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं था अभी तक। जैसे मैंने बताया, कांग्रेस तो उनकी जेब में थी, कोई और पार्टी थी नहीं। अब मैं समझता हूँ कि जब जनता को, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर पहले बीजेपी कांग्रेस थे, कोई तीसरा वो नहीं था। जब आम आदमी पार्टी आई तो लोगों को वो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि पहली बार में कांग्रेस की 0 सीट और बीजेपी की 3 सीट। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले चुनाव के पहले, अभी जो चुनाव हुए दिल्ली में, मैंने बोला अगर मैंने काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। कभी आपने सुना कोई नेता चुनाव के पहले कहता है कि काम किया तो वोट देना? नॉर्मली तो कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी है। हमारी तो प्रो इनकम्बेंसी होती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है, प्रो इनकम्बेंसी। लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे आप गुजरात का चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? मैं नहीं आप तो एक लड़ूंगा। बार आप तो एक बार भी आए नहीं। नहीं, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। अभी दिल्ली में कोरोना की स्थिति थोड़ी वो थी, कठिन थी, काफ़ी कठिन परिस्थितियों को संभाला हम लोगों ने, तो इस वक्त दिल्ली छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं भी प्रचार के लिए कभी ज़रूर आऊँगा। विकास विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसके नाम पर गुजरात में हर एक चुनाव लड़ा जाता है। किस तरीके से देखते हैं आप इस मुद्दे को? जैसा मैंने बताया, दिल्ली में जैसा हमने किया, अब हम कोई खोखले वादे नहीं कर रहे। आप सोच के देखो कि अगर 5 साल पहले मैं किसी चुनाव में जाके बोलता मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाते कि कैसे हो सकता है। आप कहते बिजली सेक्टर को बर्बाद कर देगा केजरीवाल, और मुफ्त कैसे हो सकती है। हमने करके दिखाया दिल्ली में, हमने इतना सारा जो काम किया वो करके दिखाया दिल्ली के अंदर। तो अब उस काम को लेके हम जगह जगह जा रहे हैं। किन मुद्दों के आधार पर आप निकाय चुनाव लड़ना चाहते हैं गुजरात में? स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, और जनता को साथ लेके, जनता की भागीदारी के साथ प्रशासन। कोई बड़ा चेहरा नहीं है आपके पास, आपके अलावा, और आप दिल्ली में हैं जैसा आपने गोपाल इटालिया बहुत ही युवा चेहरा है। कहा। गृह मंत्री के ऊपर एक बार वो जूता फेंक चुके हैं। वो कोई मुद्दा रहा होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई मुद्दा होगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन गोपाल इटालिया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं में बहुत ज़्यादा, युवा उनको पसंद करते हैं, और उनका दिल धड़कता है देश के लिए, उनका दिल धड़कता है गुजरात के लिए। वो पाटीदार है, इसके लिए वो आपकी पार्टी के वहां पर अध्यक्ष हैं। आप भी जातिगत समीकरणों के आधार पर वहां पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ? वो देशभक्त हैं, वो गुजराती हैं, वो सबका भला चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। हार्दिक पटेल के समर्थन में भी वो पहले रहे हैं, और पाटीदार फेज है हार्दिक पटेल गुजरात का, जैसा कि आप जानते हैं। तो उसी का फायदा कहीं ना कहीं, एक आंदोलनकारी उसकी छवि है, उसका फायदा गुजरात में आपको मिले, वो आपकी मंशा है वहां पर? उन्होंने आंदोलन अच्छा किया था, और आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। आम आदमी, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उस संघर्ष में उन्होंने कई सारे, उनके ऊपर केस भी हुए, कई सारे उन्होंने मुसीबतें भी झेली हैं। तो ऐसे लोग जो आंदोलन से तप के निकलते हैं, वो समाज के बारे में सोचते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं। यानी कि आपका अगला निशाना गुजरात में 2022 होगा? 2022 के चुनाव लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। इसी इंटेंसिटी के साथ लड़ेंगे, या इससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ लड़ेंगे। 2017 में महज 5 उम्मीदवारों को आपने खड़ा किया था? नहीं, पूरे उम्मीदवार खड़े होंगे, सभी सीटों के ऊपर लड़ेंगे, और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और गुजरात के लोग लड़ेंगे। केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, गुजरात के लोग चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में जिस जिस व्यक्ति को अच्छी शिक्षा चाहिए, वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। जिस जिसको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी बिजली चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, गुजरात का विकास चाहिए, वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। गुजरात की बात की जाए और मैं तो गुजरात के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपने सब पार्टियों को देखा, एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात एक औद्योगिक राज्य है, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के डीएनए में व्यापार है, और गुजरात के जो बड़े व्यापारी हैं वो आज देश के भी बड़े व्यापारी हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। आम आदमी पार्टी की क्या उम्मीद है खास तौर पर गुजरात से और गुजरात के व्यापारियों से? गुजरात, एक तरह से गुजरात के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में गुजरात के लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है देश को। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली के अंदर
अगर आप दिल्ली के व्यापारियों से पूछें, दिल्ली के उद्योगपतियों से पूछें, तो दिल्ली में व्यापार और उद्योग बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने भरपूर काम किया है। तो उसी तरह से वहाँ भी व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। आपके हिसाब से गुजरात के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं हो पाए हैं, जिसको आने वाले समय में आप एड्रेस करना चाहते हैं? ये जितने मुद्दे मैंने बताए ये गुजरात में भी हैं, जो मुझे बताते हैं लोग। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल है, प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, बिजली कुछ कुछ जगह है जहाँ पावर कट लगते हैं, लेकिन बिजली आज देश में सबसे महंगी गुजरात के अंदर है। जब मैं फ्री बिजली कहता हूँ तो लोग की आंखें चमक जाती हैं गुजरात के अंदर। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, आज गुजरात का युवा बेरोजगार है। कैसे एड्रेस करेंगे, क्या प्लान जैसे ऑफ एक्शन दिल्ली है का आपके मैं पास? आपको एग्जांपल देता हूँ, बेरोजगारी के ऊपर अभी पिछले दिनों कोरोना में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई थी दिल्ली के अंदर। हम भी जूझ रहे थे कि क्या करें। एक तरफ कोरोना में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग अपने अपने घर चले गए। फिर लॉकडाउन खुला, फैक्ट्रियाँ खुली, लेकिन फैक्ट्रियों को आदमी नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। उधर लोगों से मैं पूछता था, लोग कहते थे हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। तो रोज़गार देने वाले भी थे, रोज़गार लेने वाले भी थे, उनको आपस में मिलाने वाला कोई नहीं था। तो हमने एक जॉब पोर्टल शुरू किया। हमने जिन जिन के पास नौकरी नहीं थी, हमने कहा अपने इसमें अपना एप्लीकेशन डालो। जिनके फैक्ट्री वाले थे, हमने उनको कहा कि आप अपनी नौकरी डालो। 3-4 महीने के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी मिली। आप सोच सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरे को भी उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था कि 25-30 हज़ार लोगों को मिल जाएगी, ये मेरा टारगेट था। लेकिन 10 लाख बच्चों को नौकरी 3-4 महीने में मिली। तो हर चीज़ को इनोवेटिव तरीके से सोचना होता है, अच्छी नीयत से सोचना होता है। अच्छी नीयत से अगर आप सोचें तो समाधान निकलता है, लोगों से ही समाधान निकलता है। किसानों के मुद्दे के बारे में, किसान आंदोलन भी फिलहाल देश में चल रहा है, तो गुजरात के संदर्भ में अगर बात करें तो गुजरात के किसानों की क्या समस्या देखते हैं और उसका निपटारा आप कैसे करेंगे? एक जो किसान आंदोलन में 2 मेन बातें हैं। एक है कि तीनों कानून वापस लो। दूसरी बात है जो और भी बहुत बड़ी है कि सारी फसलें, 23 फसलें मेन हैं, 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी दो। एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागू होना चाहिए कि जितनी लागत है उस पर 50% प्रॉफिट मिला। आज किसान की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूरे देश में है कि उसको अपनी फसल की लागत नहीं मिलती है। मेहनत करता है, 24 घंटे मेहनत करता है और खूब पैसा लगाता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाता है उसको लागत नहीं मिलती है। अगर ये एमएसपी का कानून लागू हो गया, देश के सारे किसानों का भला हो जाएगा। गुजरात में कोई खास किसान आंदोलन में कोई खास पार्टिसिपेशन नहीं नजर आ रहा है। गुजरात के किसान, राज्य सरकार का, बीजेपी सरकार का ये दावा है कि गुजरात के किसान जो हैं वो बिल्कुल तृप्त हैं, उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस बहुत है गुजरात के अंदर। किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं किसान? अगर सारे किसान खुश हैं गुजरात के अंदर तो आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? काफ़ी आत्महत्याएं हो रही हैं। अगर हर किसान को अपनी फसल, अगर किसान आंदोलन में मतलब ये नहीं कि गुजरात के लोग आएंगे और दिल्ली बॉर्डर पे बैठेंगे, लेकिन इस आंदोलन ने हर किसान के दिल के अंदर जगह की है। हर किसान दिल से इस आंदोलन की सफलता की दुआएं कर रहा है, वो पूरे देश में जहाँ भी बैठा हुआ किसान। तो सब चाहते हैं कि एमएसपी पे फसल मिले। ये तो एक बहुत जायज़ मांग है किसानों की, जो होनी चाहिए। एक और आरोप भी किसान आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी किसानों को उकसा रहे हैं। मैं उकसा रहा हूँ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं किसानों को। वो किसान बैठे हैं वहाँ पे बेचारे, मैं उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर देता हूँ, टॉयलेट्स का इंतज़ाम कर देता हूँ, खाने पीने का इंतज़ाम कर देता हूँ। ये उनकी सहायता करने के लिए मैं करता हूँ। किसान इतने समझदार हैं। दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार प्रचार करती है कि हमारे देश के किसान अनपढ़ हैं, हमारे देश के किसान बेकार हैं, इनको समझ नहीं है। आप किसानों के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो आपको एक एक संविधान की धाराएं बता देंगे। उनको बहुत समझ है। वो मुझे सिखा देंगे, मैं उनको क्या सिखाऊंगा? इस महीने के अंत में शायद आप मेरठ भी जाने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर। आपको नहीं लगता है कि काफ़ी देर कर दी आपने वहाँ जाने में? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी किसानों से बात करेंगे। इधर भी गए थे, इधर भी किसानों से बात की है। गुजरात की बात करते हैं अरविंद जी। गुजरात में जिस तरह का माहौल है, बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पर, आप जानते ही हैं, और
अभी सी आर पाटिल जो बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, वो बहुत ही, उन्होंने एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी में एक वाइब्रेंसी ला दी है। तो कैसे आप काउंटर करेंगे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को जेब में लेकर फिर रही है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से उसको काउंटर करेगी आने वाले समय में? देखिए, सी आर पाटिल जी को शुभकामनाएं, वो अपनी पार्टी को अच्छे से चलाएंगे। हम वहाँ पे किसी का विरोध करने, किसी को हराने, किसी को गाली देने नहीं जा रहे हैं। हम एक पॉजिटिव एजेंडा लेके जा रहे हैं। गुजरात को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी के अंदर जा रहे हैं। 350 बच्चों ने पिछले साल हमारे सरकारी स्कूलों के 350 गरीब बच्चों के आईआईटी जेई, जो कि सबसे कठिन परीक्षा होती है, वो पास की उन्होंने। डॉक्टरी के अंदर उनके एडमिशन हो रहे हैं। और क्या फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हैं हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे। हमें ये पॉजिटिव एजेंडा लेके जाना है गुजरात के अंदर। जनता तय करेगी कि उनको वो वाली पार्टी चाहिए कि ये पार्टी चाहिए। मान लीजिए आने वाले समय में अगर कोई जीतता है, तो पोस्ट अलायंस किसके साथ आप करेंगे? किस तरीके से आपके जो नुमाइंदे होंगे वो क्या करेंगे? ये तो समय मतलब आप मेरे से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप भी दुआ कीजिए कि कोई अलायंस की और इन चीज़ों की बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और हर जगह जो है स्पष्ट बहुमत मिले। कांग्रेस के साथ बैठेंगे? मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। बीजेपी के साथ तो मैं अभी इस बारे में कुछ भी, मेरा कहना बड़ा गलत होगा, लेकिन समय आने पे आपको स्थानिक टीम जो है वही इसके निर्णय लेगी, वही इसका जवाब। गुजरात में भी एक लगातार आरोप लगता रहता है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक होते हैं उनको बीजेपी अपनी ओर खींच लाती है, और खरीद फरोख्त का एक आरोप लगता है। इस तरह की खरीद फरोख्त में भी क्या, उसको रोकने के लिए, आपके लोगों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी से अमूमन जो लोग जुड़ते हैं वो एक विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, अभी तक तो नहीं हुआ। कोशिश बीजेपी ने बहुत की। दिल्ली में भी पहला चुनाव याद है आपको? पहले चुनाव में हमारे 28 विधायक आए थे, और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए। 8 हमारे कम थे, बीजेपी के 32 आए थे, उनको 4 की ज़रूरत थी केवल। हमारे 28 आए थे, 28 में से वो 4 भी नहीं तोड़ पाए। जबकि बीजेपी पूरे देश भर में कांग्रेस के कितने विधायक तोड़ लेती है, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30, लेकिन यहाँ पे वो 4 विधायक भी नहीं तोड़ पाए। नहीं तो आज हमारी सरकार नहीं होती दिल्ली में। तो लोग जो जुड़ते हैं वो भावनाओं से जुड़ते हैं, लेकिन इंसानी फितरत है, कौन कहाँ कब क्या करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब विचारधारा में स्ट्रांगली साथ रहेंगे। खास तौर पर अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के किसान, युवा और गुजरात की जनता को अरविंद केजरीवाल जी जो है वो क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर पर निकाय चुनाव के संदर्भ में अगर बात करें? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आपने सभी पार्टियों को मौका दिया, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे के देखिए। और जैसे दिल्ली की जनता दोनों पार्टियों को भूल गई, आप भी दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। इतना अच्छा काम आपके साथ मिलके, गुजरात के लोगों के साथ मिलके, गुजरात की आम आदमी पार्टी अच्छा काम करेगी। तो अरविंद जी, आने वाले समय में जब 2022 में हमारे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी को आप कहां पर देखते हैं? विपक्ष के तौर पर गुजरात में देखते हैं, कैसे देखते हैं? गुजरात की जनता तय करेगी। हम कोशिश पूरी करेंगे अपनी तरफ से, गुजरात की जनता को समझाने का, प्रचार अच्छा करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। तय गुजरात की जनता करेगी, और जो निर्णय गुजरात की जनता करेगी वो सर माथे पे। जब भी चुनाव आते हैं तब आम आदमी पार्टी आ जाती है वोट मांगने के लिए, और बाद में लापता हो जाती है, गायब हो जाती है, क्या जैसा कहें? मैंने बताया कि छोटी पार्टी थी, नई पार्टी थी, हमें सरकार भी संभालनी थी, कुछ लोग थे, हमें इधर उधर चुनाव लड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। तो अब जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे एक परमानेंस भी कई राज्यों के अंदर आती जा रही है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि और ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी हमारी आने वाले समय में। एक और सवाल, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में, यानी कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश में भी आप फोकस कर रहे हैं, बंगाल में भी आप फोकस कर रहे हैं, किन किन राज्यों में आने वाले समय में अपना व्याप बढ़ाना चाहते हैं? अभी कोशिश कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ काफ़ी चल रही हैं हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड में, गुजरात में,
अभी इन राज्यों में और भी इसी तरह से चल रही है, कोशिश जारी है। जहाँ जहाँ से देखिए, दिल्ली एक देश की राजधानी है, यहाँ पे हर राज्य से आए हुए लोग रहते हैं, तो मैं लोगों से बहुत मिलता हूँ, तो लोग आके कहते हैं आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी आइए, यहाँ भी आइए, तो धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया है कि अगर गुजरात की जनता उनके नुमाइंदों को, उनके उम्मीदवारों को चुनकर सत्ता में भेजती हैं, तो दिल्ली में जिस तरह का शासन उन्होंने दिया है उसी तरह का शासन वो गुजरात में भी देंगे। तो અત્યારે બસ શિર સંવાદમાં આટલું જ। આપ જોતા રહો ઝી 24 કલાક। નમસ્કાર।